हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले दिनों जो अटैक हुआ मेरे ऊपर, उसके बाद मैं मुखातिब हूँ। ये चोट है चश्मे का, यहाँ पे। अभी ठीक हो जाएगा। सब जख्म लगते रहते हैं और मैं तो आदी हूँ इन चीज़ों का। और जब हम लोग पत्रकारिता में आते हैं, खासकर एक मिशनरी, एक क्रांतिकारी, एक जो है जनपक्षधर विज़न लेके, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मुश्किलें, चुनौतियाँ, संघर्ष सब कुछ समाहित होता है। और ये मुझे तो गौरव लगता है कि ईश्वर ने, नियति ने, प्रकृति ने मुझे चुना है, जिसमें मैं कुछ नया कर सकूं, बेहतर कर सकूं, सच लिख सकूं। और इस तरह की मुश्किलों, चुनौतियों, संघर्षों, आपदाओं, धमकियों, हमलों, जेलों, मुकदमों को झेलते हुए, लड़ते हुए आगे बढ़ता रहूं, आम जन की आवाज़ उठाता रहूं। उस दिन जो हुआ था, मैं थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूँगा आपसे कि भूपेंद्र नारायण सिंह भुप्पी और उनके साथ अनुराग त्रिपाठी, जो न्यूज़ लॉन्ड्री में हैं। भुप्पी पता नहीं कहीं है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। एक ज़माने में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे और कुछ उगाही दलाली, कुछ लॉबिंग के ऑडियोज़ अरुणपुरी के यहाँ जाने के बाद उनको हटा दिया गया था। गाज़ीपुर के रहने वाले हैं, मेरे ज़िले के हैं। और महुआ में थे। एक बड़े लाइजनर के तौर पर जाने जाते हैं, लाइजनिंग के एक्सपर्ट हैं। और ऐसा कहते हैं कि केपीएस गिल की भांजी से उनकी शादी हुई है और ससुराल पक्ष बड़ा मजबूत है, और ससुराल पक्ष के रहमो करम पे वो रहते हैं। नोएडा में सेक्टर 27 में उनका घर है, ससुराल पक्ष का, वहाँ रहते हैं शायद। चंडीगढ़ से लेके गाजीपुर में भी उनकी फैक्ट्रीज़ हैं। तो भूपेंद्र नारायण सिंह भुप्पी जी को क्या कहें, उनका एक बार फ़ोन भी आया था मेरे पास कि यशवंत जी, मैं गाजीपुर से हूँ, मैं, और आप प्लीज़ आप मेरा हेल्प करें, सपोर्ट करें। तो मैं उनकी भावनाओं को मैंने ध्यान भी दिया, ऐसा नहीं है। किन कौन सी खबरें थी जो उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में अभी तक छुपी हुई थी, मुझे नहीं पता। हाँ, जब महुआ में थे तो उस ज़माने में ढेर सारी खबरें आया करती थी, जो महुआ में जिस तरह से कर्मचारियों का शोषण होता था, महुआ मैनेजमेंट जिस तरह से लगातार ठगी उगाही की हरकतें कर रहा था। उस रात अनुराग त्रिपाठी और भुप्पी ने मेरी काफ़ी तारीफ़ें की प्रेस क्लब के अंदर। वो लोग अलग टेबल पे थे, हम लोग अलग टेबल पे थे। वो लोग खुद चल के आए हम लोगों के पास। मैंने पहचाना भी नहीं कि ये भुप्पी हैं। बहुत ज़माने पहले एक बार कभी हम लोग यूं ही सड़क पे मिल गए थे। उसके बाद से कभी परिचय, कभी कोई मुलाकात की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो ऐसे भी मैं कम मिलता हूँ लोगों से। तो प्रेस क्लब में ये लोग खुद आए, परिचय दिया अपना, तारीफ़ें की, गले लगाया, हाथ मिलाए, काफ़ी बातें हुई उन्होंने। वाह भड़ास, तो बहुत बढ़िया यशवंत जी, आप महान, आप सब कुछ महान। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन लोगों के मन में क्या चल रहा है। ये बाहर जाके वेट करने लगे कि यशवंत निकले तो उन पर हमला किया जाए। मेरे साथ रूबी अरुण जी थी, वो मुझे ड्रॉप करना था उनको, मुझे अपने मेरे घर पे। उनके पास कार थी, मेरे पास कार नहीं था, कार ड्राइवर था उनके पास। तो रूबी बाहर निकली तो मैं वॉशरूम से होते हुए मैं निकला बाहर। तो मैंने हाथ बढ़ाया, क्योंकि भुप्पी सामने खड़ा था। तो हमने कहा कि भाई चलते हैं अब। तो उसने हाथ मिलाने की जगह उसने सीधे एक घूंसा जो है यहाँ पे मारा, और चश्मा मेरा टूटा। और यहाँ पे मैं, धोखे से किया गया हमला था। जैसे मुझे मुझे ये था कि थोड़ा भी भान होता है कि ये लोग मुझे हमला करेंगे, तो आदमी मेंटली प्रिपेयर होता, रिटेलिएट करता, जवाबी हमला करता। मुझे लगा कि अरे, अभी तो लोग तारीफें कर रहे थे, अचानक क्या हो गया? तो मैं कह रहा हूँ, हुआ क्या भाई, भूपी भाई क्या हो गया, क्यों मार रहे हो? तो मैं इस सहजता और में पड़ा रहा कि यार लगता है कुछ गफलत हो गई। जैसे कोई आपका बड़ा अजीज मित्र है, अचानक आपको मारने लगे, तो आप उस पर नहीं हाथ उठा पाओगे, अगर आप एक संवेदनशील समझदार आदमी हैं तो। तब तक मैंने देखा कि अनुराग त्रिपाठी वीडियो बनाने लगा। उसके हाथ से रूबी अरुण जी ने फ़ोन छीना और मना किया, क्या कर रहे हो तुम लोग जो है। तो उसने कहा नहीं नहीं, थोड़ा मारने दो इसको, ये बड़ी खबरें छापता है। न्यूज़ लॉन्ड्री में अनुराग त्रिपाठी है। न्यूज़ लॉन्ड्री जो खुद मीडिया इंडस्ट्री की खबरें उठाने के लिए जानी जाती हैं, वहाँ पे एक आदमी काम कर रहा है, जर्नलिस्ट कहते हैं दोनों अपने आप को। और ये लोग कलम के जरिए जवाब देने के बजाय मतलब शारीरिक अटैक, फिजिकल अटैक कर रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। अगर हम तो हमेशा कहते हैं कि भाई मुझे किसी से कुछ करना होगा तो मैं तो लिख के करूँगा। मेरे पास एक हथियार है, और वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सच्चा पत्रकार, कलम, सच्चे पत्रकार के लिए कलम ही तोप होती है, कलम ही बंदूक होती है, कलम ही सब कुछ है उसके लिए, बशर्ते उसे कलम का इस्तेमाल करना आना चाहिए। खैर, मैं तो मानता हूँ कि मुझे ये बिल्कुल नया सबक मिला, नया अनुभव मिला। और जमाने बाद जो है थोड़ी उत्तेजना महसूस हो रही है, कुछ नया फील कर रहा हूँ मैं। और
मैं तो माफ़ करने वाला आदमी हूँ कि छो कुछ नहीं यार, क्या करना है, ये लोग नादान लोग हैं, उन्हें कायर लोग हैं, छोटे लोग हैं, उन्हें उन्हें पता ही नहीं उन्होंने वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मित्रों और मेरे वकील साहब और तमाम साथियों ने जो है कहा कि नहीं, आप एक सिंपल कंप्लेन तो डाल ही दीजिए। तो मैंने फिर जाके एक कंप्लेन दिया पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, मेडिकल वगैरह कराया राम मनोहर लोहिया में, सिटी स्कैन उसके सारा कुछ हो गया इस बहाने, कहीं कुछ फ्रैक्चर नहीं निकला। मेरा चश्मा टूट गया, क्रिजाल का काफ़ी महंगा था, प्रोग्रेसिव लेंस था, जिसमें दूर और नज़दीक दोनों वाली सुविधा थी। अब मुझे नया चश्मा बनवाना पड़ेगा। थोड़ा सा ये गरीबी में आटा गीला हुआ है, एक आर्थिक संकट, आर्थिक दिक्कत, एक आर्थिक भार पड़ा है, ये मुझे मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा ये कि एक चश्मा का खर्चा बढ़ गया, 8,000 रुपये 9,000 रुपये का जो है प्रोग्रेसिव लेंस का चश्मा क्रिजाल का जो है, जिसमें हम नज़दीक और दूर दोनों की जो दोष दृष्टि दोष है वो उसका समाधान उसमें होता है उस प्रोग्रेसिव लेंस में। तो ये एक ये नुकसान हुआ है, बाकी तो मैं नुकसान मानता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि लोग मुझे चुनते हैं विरोध करने के लिए, और मेरी खबरें भड़ास की चर्चा, भड़ास की खबरों का असर इतना दूर तक होता है कि लोग 4 साल पहले छपी खबरों की भी खुंदस भड़ास अपने अंदर रखते हैं कि बंदा मिलेगा तो अटैक करेंगे, मारेंगे। तो चलिए, हर काम कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज भी देता है। इस घटना को मैं इस रूप में भी लेता हूँ कि शायद मैं जितना बिंदास और बिलौस होकर टहलता था, थोड़ा सा सतर्क रहूँगा। एक मेरे वरिष्ठ पत्रकार मित्र ने भी मुझे समझाया था कि आप खासकर रात में जो है यूँ ना निकला करें, एकदम कहीं भी आप चले जाते हो कुछ भी, है ना, बिना सोचे। तो मैं इतना भी अलर्ट नहीं होऊंगा कि मतलब घर में पड़ा रहूँ, मतलब ही नहीं है, मैं टहलता घूमता रहूँगा। हाँ, एहतियातन कुछ एहतियात बरतूंगा, कुछ चीज़ें भी प्रिवेंटिव उपाय भी साथ में रखने पड़ेंगे। तो करना चाहिए, मतलब मुझे लगता है कि ये छोटा भूकंप एक बड़े भूकंप के आने की भी चेतावनी होता है, इस रूप में भी लेना चाहिए हमें। और शायद कुछ और भी चेंजेज नेचर, ईश्वर की डिमांड है, प्रकृति की डिमांड है मुझसे, वो इंटरनल मेरे लिए है, वो एक स्पिरिचुअल है, इंटरनल है, जिसमें आंतरिक यात्रा की बात करता हूँ। तो वो कुछ मैसेज हैं शायद मेरे लिए, जिसे मैं केवल डिकोड कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ। बाकी भुप्पी और अनुराग त्रिपाठी, आप लोग मस्त रहिए, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। और मुझे लगता है कि आप लोगों के अंदर खुद ही इतनी ग्लानि हो रही होगी, आप लोगों को खुद ही दुख हो रहा होगा कि आप लोगों ने क्या कर दिया। और ईश्वर है वो, मेरे ख्याल से उसी से क्षमा मांगना चाहिए आपको। और प्रकृति न्याय करती है, हम कौन होते हैं न्याय करने वाले। नेचर बहुत विहंगम और बहुत अद्भुत है, वो न्याय सब करता है। यही दुनिया है, 20 साल 30 साल आगे पीछे सबको जाना है यहाँ से, है ना। तो मुझे कोई कुछ हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है कि एक अटैक वाला इशू बाकी था, बाकी तो सब कुछ हो चुका है मेरे साथ, जेल यात्रा से लेके थाने मुकदमे सारा कुछ। बस ये वाला इशू, ये वाला प्रकरण भी आप लोगों ने पूरा कर दिया। अब मैं कह सकता हूँ कि पूरा चक्र पूरा हो गया मेरा। और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे इतने सारे मित्रों ने मुझे फ़ोन किया, सपोर्ट किया, और इस हमले की निंदा की, और इस कायराना हमले की निंदा की, और लोग खड़े हुए। मैं खुद भी कल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया गया था, जो गौरी लंकेश की हत्या के खिलाफ एक बड़ा काफ़ी विशाल शोक सभा थी, आयोजित किया गया था। उसमें मैं बाहर खड़ा रहा काफ़ी देर तक, मैं 12 बजे पहुंच गया था। और मैंने भुप्पी और अनुराग को भी फेसबुक पे लिखा था कि अगर नशा उतर गया हो तो आप लोग भी आना आना चाहिए आप लोगों को। लेकिन दिखे नहीं वो लोग जो है। और ऐसा भी नहीं कि मैं किसी तैयारी से गया था, मैं भी नियत्था था। और वहाँ पे ढेर सारे पुराने नए मित्र मिल रहे थे, और उनसे हम लोग बातें कर रहे थे, टहल रहे थे। तो ये है। और क्या कहें, मुझे बस मज़ा आ रहा है कि ठीक है, कुछ नया चैलेंज, कुछ नई चीज़ें हुई जीवन में, थोड़ा स्पार्क आया। वरना यूं ही सोते खाते, हकते मूतते जागते जीवन गुजरते जाए, क्या मतलब है इसका। कुछ तो होना चाहिए यार, कुछ तो होना चाहिए। और ये जो कुछ होना चाहिए, ये बहुत कुछ अपने में निहित रखता है, एक बीज की तरह। देखते हैं आगे जीवन की स्थितियां कहाँ ले आती हैं। हाँ, लेकिन बड़ा सा मीडिया चलाते रहेंगे हम लोग। ऐसी चुनौतियां, बाधाएं आती रहेंगी, इनसे हम लोग उबरते रहेंगे, इनको झेलते रहेंगे, इनसे सीखते रहेंगे। और उन सभी लोगों से हम चाहेंगे कहना, जो बड़ा सा मीडिया को देखते जानते हैं, मुझे जैसे जानते हैं, कि हम सब कोशिश करें लोकतांत्रिक बने, डेमोक्रेटिक बने, रेशनल बने, प्रोग्रेसिव बने। हमारी ऐसा ना हो कि हम अंदर कुछ और सोचते हों, मुंह पर कुछ और कर रहे हों, जैसा कि भुप्पी और अनुराग त्रिपाठी ने किया। सहजता, सरलता और तर्कशीलता, यही मनुष्य को ज़्यादा उच्च बनाएगी, उच्चतर बनाती है।
बाकी मुझे लगता नहीं है कि जो है आप इस भारत जैसे देश में जहाँ पे ढेर सारे फ्यूडल सोच के लोग हैं, ढेर सारी कुंठाओं से ग्रस्त लोग हैं, ढेर सारी हीन ग्रंथियों से भरे लोग हैं, उनको बदलना इतना आसान नहीं होगा। सदियों कई 100 साल से हम लोग गुलाम रहे हैं और कई तरह के शासक हमको शासित हमारे पर शासन करके जा चुके हैं, और हम लोग इतने तरह के तनाव दुखों आपदाओं को सदियों से हम लोगों ने झेला है कि हमारे डीएनए में जो है बदमाशी, दुगलई, कुंठा, बदला, रिटेलिएशन, ये सब निहित है। इनसे मुक्त होने में हमें अभी कई 100 साल लगेंगे, और तब जाके शायद जो है एक बेहतर पीढ़ी, बेहतर जनरेशन आ पाएगी। ये कोशिश करें हम लोग कि जितना हम लोग अपने को सरल सहज कर सकें, जितना हम लोग रेशनल बना सकें, जितना डेमोक्रेटिक बना सकें, वही अच्छा है। और आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, शुक्रगुजार। मैं बिल्कुल फिट हूँ, शानदार हूँ। कुछ चोट यहाँ पे भी थी, नीचे इसके थोड़ा सूजन था, अभी हल्का सूजन है, और कुछ हल्का फुल्का इधर से कट है, कुछ पीठ पे कट है, चलता है, इतना मज़ा है। और मैं तो हर जख्म को एक मेडल की तरह लेता हूँ, क्योंकि जीवन है। इस जीवन में अगर आपने जीवन को बहुत सीरियसली ले लिया तो दिक्कत में, बहुत लाइटली ले रहे हैं तो दिक्कत में। जीवन को एकदम सहज भाव से लेना चाहिए, और जो सहजता लगातार हम अपनी बढ़ाते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम फिर जीवन के उच्चतम मकसद, उदात्तम अर्थ को समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग, सपोर्ट, प्यार बना रहे। जय जय भड़ास, नमस्कार।